वैसे ही एशिया में ये जो पर्शिया देश था, इसके ऊपर भी दोनों कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती थी। इसके चलते जो ये देश था यूएसए, ये ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एजुकेशन तक देने वाला था और कहा कि जब तक आप रेजा पहलावी को हमारे हवाले नहीं कर देते तब तक ये जो हॉस्टेज है इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके ऊपर भी अमेरिका ने रीपर ड्रोन से हमला करवा के इसका थैंक यू करवा दिया। ये जो भी आपने वीडियोस देखी, ये वीडियोस है ईरान की। और अगर आपने एनिमल मूवी देखी है या फिर अगर आपने एनिमल मूवी नहीं भी देखी है तो उस मूवी में एक बड़ा फेमस गाना है जमाल जमालू करके। ये जो गाना है, ये गाना भी ईरान से ही ओरिजिनेट हुआ है। एंड आप यकीन नहीं करोगे कि वो वाला देश ईरान, जिसकी आज की इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है, एक समय था जब ये ईरान देश 9.1% की एनुअल ग्रोथ दिखा रहा था अपनी इकोनॉमी में। और ये जो ईरान की इकोनॉमी 9.1% से बढ़ रही थी, इवेंचुअली ये इतनी ग्रो हो गई कि ये टर्की, वियतनाम और कोरिया जैसे देशों से भी बड़ी बन चुकी थी। बट अब आप लोग कहोगे कि एक सेकंड, जैसा तुमने बताया कि ईरान की इकोनॉमी इतने अच्छे से ग्रो कर रही थी, वहां पर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन चला हुआ था, वहां पर इतना मॉडर्नाइजेशन चला हुआ था, आज उसी ईरान को क्या हो चुका है कि मॉडर्नाइजेशन तो छोड़ो, एक लड़की है महसा अमीनी करके, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए इतनी बुरी तरह से फिजिकली टॉर्चर किया गया जस्ट बिकॉज उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था। और आज वही ईरान जो 1960 से 1979 के बीच में 9.1% की इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा था, वही ईरान 1979 से लेकर 2020 तक सिर्फ और सिर्फ 1.9% की इकोनॉमिक ग्रोथ को सिक्योर कर पाया। अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है या फिर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अगर आपको ये ईरान का सारा मसला समझना है तो उसके लिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल जिस कंट्री को हम आज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जानते हैं, पहले वो पर्शिया हुआ करती थी। अब ये जो पर्शिया नाम का देश था, इसमें मॉडर्नाइजेशन तब स्टार्ट होती है जब 1925 में खजार डायनेस्टी जो वहां पर रूल कर रही थी, उसको हटाकर पहलावी डायनेस्टी अपनी रिजीम स्थापित करती है। 1925 पहलावी डायनेस्टी की मोनार्क गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होने के बाद फॉरवर्ड टू 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था ये बिफरकेट हो जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स इमर्ज होती है। एक तरफ था कम्युनिस्ट यूएसएसआर तो दूसरी तरफ था डेमोक्रेटिक यूएसए। अब इनके बीच में क्या होता है, कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, यानी कि एक कंपटीशन लग जाता है, एक रेस सी लग जाती है कि कौन इस वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा, कौन स्पेस को डोमिनेट करेगा, कौन मिलिटरली डोमिनेट करेगा और कौन इकोनॉमिकली भी डोमिनेट करेगा। तो अब इसके लिए ये दोनों देश क्या करते हैं कि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इनको अपनी साइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जितनी कंट्रीज आपके साइड में होगी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जितनी कंट्रीज के ऊपर आपका इंफ्लुएंस होगा वही कंट्रीज आपको अपने देश में मिलिट्री बेस इंस्टॉल करने देगी, वही कंट्रीज आपको अपने देश में हवाई अड्डे बनाने देगी और वही कंट्रीज आपको अपने देश में नेवल बेस भी बनाने देगी अगर उनके पास कोस्ट लाइन अच्छी खासी है तो। एंड डिप्लोमेटिकली वही कंट्रीज आपको सपोर्ट करेगी जो आपके इन्फ्लुएंस में है या फिर जिन कंट्रीज को आप डोमिनेट कर रहे हो। तो ये रेस शुरू हो जाती है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और दोनों ही ये जो कंट्रीज थी, इनका ये नैरेटिव था कि एक दूसरे की ये जो डोमिनेंस है, यूएसए भी चाहता था कि यूएसएसआर की डोमिनेंस को हटा दे, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को हटा दे, इनकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसको हटा दे। तो यूएसएसआर भी यूएसए के साथ यही करना चाहता था कि इनकी जो ये डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है इसको खत्म कर दिया जाए, इनकी जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसको खत्म कर दिया जाए। तो इसके लिए ये दोनों कंट्रीज क्या करती है कि ये जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स भी थे, इनकी भी जो कंट्रीज थी, इनके ऊपर भी अपना इंफ्लुएंस जमाने की कोशिश करती है। वैसे ही एशिया में ये जो पर्शिया देश था, इसके ऊपर भी दोनों कंट्रीज अपना इंफ्लुएंस बनाना चाहती थी। अब अगर आप ईरान का मैप देखें तो ईरान के पास एक काफी अच्छी खासी कोस्ट लाइन है, यानी कि आप यहां पर नेवल बेस भी बना सकते हो एंड बिजनेस के लिए भी आप यहां पर पोर्ट्स बना सकते हो। ईरान का ऑयल में भी डोमिनेशन था तो ईरान वहां पर भी आपके काम आ सकता है। अब यूएसए या फिर यूएसएसआर में से ईरान का किसी भी साइड की तरफ टिल्ट होना अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा बेनेवोलेंट होता इन दोनों कंट्रीज में से,
तो वो था यूएसए। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि अगर ईरान यूएसए का एक स्ट्रॉन्ग एलाय बन जाता था, जो कि आगे हुआ भी, तो यूएसए के लिए कितना फायदा हो जाता, बिकॉज आप यहां से डायरेक्टली एशिया को एक्सेस कर पाते। एंड ये जो देश था यूएसएसआर, जब तक इसकी आगे 15 कंट्रीज में फ्रेगमेंटेशन नहीं हो गई थी, तब अगर आप इसका मैप देखोगे तो ये अपना डायरेक्ट बॉर्डर जो था वो ईरान के साथ शेयर करता था। अब यूएसए के लिए यहां पर सबसे बड़ा फायदा यह था कि वो अपने दुश्मन देश के एकदम पड़ोस में बैठ सकते थे। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि आपका वो वाला दुश्मन जो आपके सिग्निफिकेंस को मिटाना चाहता है, जो आपके अस्तित्व को मिटाना चाहता है, अगर वो आपके पड़ोस में आकर बैठ जाए तो ये आपके लिए कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है और डिप्लोमेटिकली ये आपके लिए कितना ज्यादा हार्श हो सकता है। अब पर्शिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए यूएसए सबसे पहले क्या करता है कि 1953 में ईरान का जो प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद मोसाद्देक करके, उसके अगेंस्ट मिलिट्री कू करवा देता है और वहां पर अपनी वेस्टर्न पपेट शाह मोहम्मद रजा पहलावी की मोनार्की को पावर में लेकर आता है। अब ध्यान रखिए कि ये जो मोहम्मद शाह रजा पहलावी है, ये उसी पहलावी डायनेस्टी से बिलोंग करता था जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है कि ईरान और यूएसए आपस में एलाई कैसे बन जाते हैं। अब इसके बाद यूएसए के रास्ते क्लियर हो चुके थे। यूएसए ईरान में अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देता है कि आप वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन को अपनाइए, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन को अपनाइए, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग सेंस को अपनाइए और वेस्टर्न स्टाइल ऑफ कैपिटलिज्म को अपनाइए, तो आपका देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। और ऐसा हो भी रहा था इवेंचुअली। किस तरह से हो रहा था मैं आपको बताता हूं। 29 अगस्त 1954 को सबसे पहले तो ब्रिटेन, यूएसए और ईरान आपस में एक ऑयल एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब ये जो ईरान और यूएसए हैं, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस आगे चल के इतने ज्यादा रोबस्ट हो चुके थे कि 5 मार्च 1957 को एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम था एटम्स ऑफ पीस प्रोग्राम। इसके चलते जो ये देश था यूएसए, ये ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एजुकेशन तक देने वाला था। फिर आगे चल के 1969 में ओपेक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरब, इराक, कुवैत, वेनेजुएला के साथ साथ ईरान भी एक मेंबर था। तो जैसे ये तेल वाला एंगल सामने आता है, अब तो यूएसए के लिए ईरान के साथ दोस्ती और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। यहां तक कि 1972 में तो यूएसए के तब के रह चुके प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ईरान विजिट करते हैं और ईरान की गवर्नमेंट को यह ऑफर करते हैं कि अगर आप किसी तरह से सोवियत यूनियन बैक्ड इराक, जो कि आज यूएसए के जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें इंटरफेयर कर रहा है, उसको अगर आप किसी तरह से सप्रेस कर देते हो, तो यूएसए आपको अपने मॉडर्न नॉन न्यूक्लियर वेपन्स भी बेच सकता है। अभी हमने ये समझ लिया कि किस तरह से ईरान का जो ये प्रो वेस्ट स्टांस था, इसने इसको इकोनॉमिकली हेल्प की ग्रो करने में। एक बात यहां पर अब ध्यान रखने वाली है, इवन दो ये जो पहलावी डायनेस्टी थी, ये डिक्टेटरशिप की फॉर्म में ईरान को गवर्न किया करती थी, बट स्टिल शाह का ये मानना था कि हमें सेक्युलर रहना चाहिए और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। अब हमने ये वाली स्टोरी तो समझ ली, अब हम जानेंगे वो वाली स्टोरी कि किधर से ईरान का जो रेडिकलाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। अब ईरान इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर रहा था, अच्छी खासी ईरान में मॉडर्नाइजेशन चली हुई थी, अच्छी खासी वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चली हुई थी, बट इससे कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्हीं लोगों में से एक नाम था आयतुल्ला खोमेनी का। अब ये जो आयतुल्ला खोमेनी है, ये एक शिया मुस्लिम रिवोल्यूशनरी है। इसको 1964 में पर्शिया से बैनिश कर दिया गया, इसकी सिटीजनशिप छीन ली गई और इसको वहां से बाहर फिकवा दिया गया, क्योंकि ये जो शाह था उसका क्रिटिक था। इसका मानना यह था कि ये जो रेजा शाह पहलावी है, इसका इतना प्रो वेस्टांस अच्छा नहीं है और इतने ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से एक्सपोजर ईरान की रिलीजियस डिग्निटी के लिए हार्मफुल है। तो ये क्या करता था कि इस मामले में शाह का विरोध किया करता था। इस वजह से 1964 में इसे पर्शिया से निकाल दिया जाता है। बट इसने निकाल दिए जाने के बाद भी हार नहीं मानी। इसने क्या किया कि जो शिया मुस्लिम के डॉक्ट्रिन्स होते हैं उसके बिहाफ के ऊपर लोगों को मोल्ड करना शुरू कर दिया। पर्शिया के जो ये शिया मुस्लिम्स थे इनको मोल्ड करना शुरू कर दिया एंड इवेंचुअली 1978 में लोग जो थे वो प्रोटेस्ट पर उतर आए और शाह रजा पहलावी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। Daily, it has become more difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran and still see his monarchy surviving. The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less than that. They chant, Makba Shah, death to the Shah. देश की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि इवेंचुअली 1979 में क्या होता है, ये जो शाह रजा पहलावी की मोनार्की थी इसको खत्म कर दिया जाता है और फिर 1979 में ही क्या किया जाता है कि ये जो आयतुल्ला खोमेनी था इसको फ्रांस से वापस बुलाया जाता है और ईरान का सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये जो शाह रजा पहलावी था
इसको पहले ही कैंसर हो रखा था, ऊपर से इतना जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ इसकी कंट्री में, इसको देखकर ये डर गया और यूएसए भाग गया। अब ये जो समस्याएं थी रेजा पहलवी और यूएसए के लिए, ये यहीं तक नहीं रुकी। 1979 में ही क्या होता है कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स ने क्या किया कि ईरान में जो यूएसए की एम्बेसी है तेहरान में, जो कि ईरान की कैपिटल सिटी है, वहां पर एम्बेसी में घुस के डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक कर दिया और उनको अपने साथ बंदी बनाकर ले गए और कहा कि जब तक आप रेजा पहलवी को हमारे हवाले नहीं कर देते तब तक ये जो हॉस्टेज है इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद तो आपको पता ही होगा कि यूएसए और ईरान के जो ये रिश्ते थे ये कितनी बुरी तरह से खराब हो चुके हैं। 2019 में तो यहां तक कि व्हाइट हाउस ने ईरान को जंग की भी धमकी दे दी थी और इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया को भी ईरान से तेल खरीदने में काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी। 2020 में ईरान का एक मिलिट्री कमांडर था कासिम सुलेमानी करके, इसके ऊपर भी अमेरिका ने रीपर ड्रोन से हमला करवा के इसका थैंक यू करवा दिया। और ईरान के ऊपर आज भी इतने ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान में आए दिन एंटी हिजाब प्रोटेस्ट होते रहते हैं। आज ईरान में कंडीशंस ऐसी है कि 2023 में ईरान की जो इकोनॉमी थी वो 3% से ग्रो कर रही थी। 2024 यानी कि इस साल में वो इकोनॉमी 2.5% से ग्रो कर रही है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ इकोनॉमी में देखने को मिली है। और ये वाला अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में ईरान की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा गिर जाएगी और 2% की ग्रोथ जो है उसको दिखाएगी। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगला जो टॉपिक है वो मैं क्या कवर करूं। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।